हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। तो हम एनवायरनमेंट के PYQs कर रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आपका वार्म अप करा दिया। अब मैं बिल्कुल आपको रेडी करा चुका हूँ नेक्स्ट जर्नी पे जाने के लिए। ठीक है, सो आज हम बेसिक्स एंड बियॉन्ड करेंगे, है ना। वार्म अप से आगे थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज मैं कराऊँगा आपको, और कुछ जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, जो दिमाग में आपके कुछ प्रश्न हैं, पहले उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सर एनवायरनमेंट में स्पीसीज़ का क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का क्या होगा, लॉज एंड कन्वेंशन का होगा क्या, है ना। सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, जल्दी नहीं करना है, फोमो में नहीं आना है, फियरलेस अप्रोच रखनी है इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, ये पार्ट रटने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में करेंगे, पिक्टोरियल मामला है, सब कुछ देख के समझ के पिक्चर दिमाग में बना बना के रटेंगे इन सबको। ठीक है, स्पीसीज़ हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, मैप से करेंगे स्पीसीज़, सारे जानवरों की फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपसे, रूबरू कराऊंगा। लॉज एंड कन्वेंशन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे, याद करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये 3rd वीडियो है एनवायरनमेंट के PYQ सीरीज़ की। इसमें बेसिक्स एंड बियॉन्ड करेंगे, और अपनी पूरी सीरीज़ का उद्देश्य क्या है, प्लस 40 मार्क्स एबव 70 to 80 जो नॉर्मल जनता ले आती है। ठीक है, 70 to 80 में जो नॉर्मल जनता थोड़ी सी सीरियस होती है वो इस कर्व में रहती है। आप पूरी सीरीज करोगे, आपके +40 इंक्रीज़ हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1979। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं बस वीडियो देख के चले जा रहे हैं, कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई कॉमेंट नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं। अरे प्रभु, अगर आप PYQ एंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो कुछ जाहिर तो करो, कुछ जानने, मुझे भी मौका दो जानने का कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ इम्प्रूव करना है। सो ऑलवेज इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, इट हेल्प्स एवरीवन। चलो नेक्स्ट, 1979 का पहला क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट वार्म अप के लिए, है ना। सॉइल इरोजन एंड अनकंट्रोलेबल फ्लड। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बुरी चीज़ है, तो बुरी चीज़ को बुरी चीज़ से मिला दो, है ना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करोगे तो सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डीसिल्टिंग एंड डीनेचुरेशन, ये भी होता होगा। इंक्रीज ऑफ रेनफॉल, बिल्कुल नहीं होगा। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेसिक ऑप्शन जो लग रहा है वो ये लग रहा है। तो अब देखो होता क्या है कि जब फॉरेस्ट को कट कर दोगे, टॉप सॉइल चली जाएगी। जब टॉप सॉइल चली जाएगी तो बह के कहाँ जाएगी, नदियों में जाएगी, है ना, जो अपने वाटर वेज होंगे उसमें जाएगी। तो सिल्ट बढ़ जाता है ना, सिल्टेशन बोलते हैं, इसने यहाँ पे डीसिल्टेशन उल्टा लिखा हुआ है। सिल्ट बढ़ जाएगा, तो जैसे ही पानी बढ़ेगा तो फ्लो ख़राब हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगी, उससे हमारा लॉस ऑफ सब कुछ होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलो क्वेश्चन आया नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन मूव्स फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, ये पोल पे खड़ा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, द पॉपुलेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल, क्या होगा आप सोच के बताओ। जो पोल होगा उस पर बिल्कुल भी लेस प्लांट, लेस एनिमल, सब कुछ होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, रेन नहीं होती है, बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 2011 में ही सेम चीज़ रिपीट हुई थी, एक स्टेटमेंट बना के दिया था ना कि व्हेन यू इंक्रीज द लैटिट्यूड, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अभी कल ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सो ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था, ये 1979 में या 1980 में आया था, ये सेम चीज़ 2011 में रिपीट हो गई। ठीक है, सो जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेन बढ़ेगा, फॉरेस्ट बनेंगे, और अपना बायोडाइवर्सिटी और नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज होंगे। चलो, तो अब हम जब इक्वेटर की तरफ आ ही गए हैं, जब इक्वेटर की बात छिड़ गई है, तो आज मैं आपको एक बिल्कुल मैजिक दिखाने वाला हूँ कि ये जो इक्वेटर वाला रीजन है ना, उससे पिछले 10 से 20 साल में कुछ नहीं तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका एक बेसिक करा देता हूँ आपको, उसके बाद उसके क्वेश्चंस धड़ाधड़ करेंगे, है ना। तो हम बात कहाँ कर रहे हैं, इक्वेटर की। इक्वेटर मतलब 5 से 10 डिग्री आसपास की, है ना। इक्वेटर के 5 डिग्री 10 डिग्री उधर, 5 डिग्री 10 डिग्री इधर। ठीक है, तो बेसिक्स देन क्वेश्चन। चलो, ये सारे क्वेश्चंस एक ही बेसिक पे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे मैंने इक्वेटर के मतलब इक्वेटोरियल रीजन के सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल रीजन है उसको हम हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये अपना इक्वेटर हो गया, ये अपना 5 से 10 डिग्री का
पूरा मामला हो गया। तो इस एरिया की हम बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, ठीक है। और इसी के क्वेश्चन जितने PYQ में आए हुए हैं, UPSC ने पूछे हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम बेसिक एंड बियॉन्ड रखा था, ठीक। चलो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ है ना, नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं। इक्वेटर, हाई इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब जो सन से आपको रेज आती है, मतलब सन से जो एनर्जी आती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक। और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ होता है कि अपना अमेजोन का पूरा फॉरेस्ट हो गया, ये अपना कॉन्गो वाला रीजन हो गया, है ना। एंडीज़, ये पूरा यहाँ पे जो एंडीज़ का मामला हो गया। मलेशिया, ये अपना साउथ ईस्ट एशिया का बात हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंड है। दूसरा मतलब नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सन या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो मोस्टली जो इसी ही डोमेन में हमेशा सन ऊपर नीचे करता रहता है, राइट। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना इस पूरे एरिया का, ऑलमोस्ट इक्विट वो रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, इक्वल रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कोई विंटर नहीं होती ऑफ कोर्स। क्लाउड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि जब यहाँ पे वाटर सोर्सेज जो होते हैं ना, इंसुलेशन हाई होता है, तो इंसुलेशन हाई होता है तो इवेपोरेशन होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। सो क्लाउड्स होते हैं। हाई प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब जब क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश भी होगी, बारिश होती है। और जब बारिश होती है ना तो टेम्परेचर को थोड़ा रेगुलेट भी करती है, ये भी एक सिंपल सा फैक्ट है। और प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 200 से 250 सेंटीमीटर के रेंज में इसमें बारिश होती है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर हमेशा बारिश होती रहती है, सीजनल नहीं है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। दो तरह की रेनफॉल हमने पढ़ी थी ना फिजिकल ज्योग्राफी में, एक ओरोग्राफिक कि ऐसे पर्वत है, यहाँ से कोई है ना विंड आई फिर यहाँ बारिश हो गई। एक होती है कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद फिर से बारिश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। चलो अब इसका थोड़ा सा सीक्वेंस पढ़ते हैं। सुबह सुबह आप उठे, लेट से आप कॉन्गो चले गए घूमने, है ना। सुबह सुबह उठे, आपको दिख रहा है मॉर्निंग बहुत ब्राइट है, सन चमक रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आसपास के जो वाटर सोर्सेज होंगे उनमें इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा कन्वेक्शन शुरू हो जाएगा। कन्वेक्शन मतलब कि अपनी जो इवेपोरेशन होके जो पानी बनेगा उसके वेपर्स ऊपर उठने लगेंगे, ठीक है। कन्वेक्शनल होगा, जब कन्वेक्शन होके पानी ऊपर उठने लगेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी इन सब का कॉन्सेप्ट हमने अपने PYQ की सीरीज़ में बहुत अच्छे से कर रखा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तब हमें पता है कि बारिश होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मतलब कि अब वाटर ज़्यादा, मतलब जो अब एयर है और ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकता, तब बारिश करा देता है, ठीक है। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। कन्वेक्शन हमने पढ़ा है कि कन्वेक्शन हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, इस तरह के क्लाउड होते हैं ना, ये एनविल शेप के, एनविल मतलब वो जो आप मोची के यहाँ जब जाओगे जूता उता बनवाने तो वो जो उसका शेप होता है उसको एनविल बोलते हैं। तो इस तरह के शेप का क्लाउड बनेगा। थंडर होगी, है ना, लाइटनिंग होगी, टोरेंशियल रेन होती है। अच्छा, टोरेंशियल रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से ही एरिया में बहुत सारा वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है और वहीं पे बारिश हो जाती है। आप इसका शेप देखो, है ना। तो टोरेंशियल मतलब हैवी रेन होती है और बहुत जल्दी ओवर भी हो जाती है, क्योंकि तुरंत उठा तुरंत पानी गिर गया, तुरंत रेन ओवर हो गई, उसके बाद वापस से आपको क्लियर स्काई हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा दिन का ये रूटीन हो गया। सुबह उठे, टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन हुआ, कन्वेक्शन हुआ, क्लाउड बने, थंडर हुई, बारिश हुई, क्लियर हो गया मामला, शाम तक साफ, ठीक। तो अब जब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना तो चिपचिपापन बहुत फील होता है। जैसे आप मुंबई वगैरह में रहोगे तो वहाँ भी एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करती है ना, स्वेट करके। लेकिन जब एयर ऑलरेडी इतना मॉइस्ट है तो आप स्वेट कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहे तो टेम्परेचर जो 30 डिग्री भी है वो भी फील्स लाइक 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये मेंटली टैक्सिंग होता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए आप देखोगे कि इस एरिया में जो देश है ना वो मोस्टली गरीब होते हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एक रीज़न है, बट ये भी एक रीज़न है। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसमें बोर मत होना, क्योंकि ये बस आप एक पेज और पढ़ लो, फिर 9-10 क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ के वेदर के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ के वेजिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन चीज़ें, वेदर, वेजिटेशन और वहाँ का जो लोग मतलब क्या करते हैं, किस तरह के उनके पेशा है, क्या उनका है ना
इकोनॉमी कैसी है, खेती क्या करते हैं, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जानना है। तो वेजिटेशन बिल्कुल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, जैसे अमेजोन में इसको सेल्वास बोला जाता है, ठीक है, ये कीवर्ड आया हुआ है। डेंस होते हैं, रेन बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो फोटोसिंथेसिस दबा के होती है। लेकिन जो इनकी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। अच्छा, शॉर्ट रूट्स क्यों होती हैं? क्योंकि पानी सोखने के लिए ही रूट अंदर तक जाती हैं, लेकिन अब जब पानी इनको बहुत ऊपर ही मिल जा रहा है तो इनकी रूट शॉर्ट्स होंगी। जब आप डेजर्ट के पौधे देखोगे ना, तो डेजर्ट के पौधों में रूट बड़ी होती है, तो ये डिफरेंस है। और इनके रूट को बट्रेस रूट बोला जाता है। बट्रेस मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि इनको रेन बहुत मिलता है, फोटोसिंथेसिस खूब करते हैं ना, तो इनके पौधे जो बहुत बड़े बड़े तक होते हैं, मतलब 200-200 फीट तक हो जाते हैं। तो इस हैवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए है ना, ये बट्रेस रूट बनती हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं इसको होल्ड करने के लिए। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन था। एवरग्रीन ट्री होते हैं जैसे महोगनी, इबोनी, रोजवुड, और आपका होमवर्क है ये जाके देख के आना कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, और इसमें इनके पौधे जब बड़े होते हैं तो इनके डालों पे ना एपीफाइट्स उगाते हैं। अच्छा, जो ये एपीफाइट्स होते हैं पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक ये इस मामले में होते हैं कि ये इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। ये जिस डाल पे होते हैं उससे खाना नहीं लेते हैं, बस सपोर्ट लेते हैं। खाना अपना ये खुद बनाते हैं, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं तो ऊपर जितना भी सनलाइट होता है ये रोक लेते हैं, तो आने नहीं देते नीचे तक। तो एपीफाइटिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, वो इनके डालों पर ही उगाते हैं और सनलाइट और ये सब इकट्ठा करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सपोर्ट के लिए। लेयरिंग अरेंजमेंट होता है कि ऐसे पहले आपको बड़े पौधे दिखेंगे, फिर छोटे पौधे दिखेंगे, फिर उससे छोटे, फिर नीचे कुछ भी नहीं होता। अच्छा देखो, नीचे तक आते आते सनलाइट बिल्कुल पहुंचती ही नहीं है, तो क्या होता है कि नीचे बिल्कुल डेंसिटी होती नहीं है, नीचे बिल्कुल प्लेन होता है। चलो, थिक कैनोपी हमने डिस्कस किया ना कि पेड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो कैनोपी बहुत थिक होती है ना। स्ट्रगल फॉर सनलाइट, तो स्ट्रगल फॉर सनलाइट की वजह से ये बढ़ते जाते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर निकला, फिर थोड़ा और ऊपर निकला, ऊपर जाते जाते 200-200 फीट तक हो जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर रेजिडेंस हमने पढ़ रखा है क्यों होता है। मिक्स्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट होते हैं। देखो क्या होता है ना कि रेन फॉरेस्ट जो है उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। हो सकता है कि एक ही किलोमीटर में आपको 20 तरीके के पेड़ मिल जाएं, तो इनमें टिम्बर का बिजनेस नहीं हो पाता। टिम्बर का बिजनेस कैसे होता है कि जहाँ पे सेम तरीके के पेड़ मिले, फिर आप उनको काटो, उनको कहीं ले जाओ, पूरा है ना इंडस्ट्री सेटअप करो। लेकिन अब एक ही जगह पे 100 तरीके के पेड़ हैं, तो उनका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू एट स्केल निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे टिम्बर बिजनेस नहीं चल पाता। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा, रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, या नीचे गिर के बहुत ज़्यादा ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है। बट इसका ना कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी, टोरेंशियल रेन, हैवी रेन होगी, वो न्यूट्रिएंट्स को तुरंत बहा के ले जाएगी, और जो अपनी सॉइल है वो उतनी कल्टीवेशन के लिए मतलब उतनी ठीक नहीं होती, उसमें न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं बार बार। तो इसीलिए जो ये एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे झूम खेती बहुत होती है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो आएंगे, एक जगह का पेड़ काटेंगे, 2-3 साल वहाँ खेती करेंगे, पानी की वजह से सब न्यूट्रिएंट्स बह जाएगा, फिर दूसरी जगह जाके वहाँ पे पेड़ काटेंगे। तो इस तरह को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। चलो, ये हमने एक पेज पे हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट को रिवाइज कर लिया। ठीक है, इस ऐसे तरह के 11 तरीके के क्लाइमेट होते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊँगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इससे मैंने स्टार्ट किया। मैं आप लोग का फीडबैक चाहता हूँ कि कैसा आपको समझ आया, याद हुआ, नहीं हुआ। एक बार आंख बंद करके सोचो कि क्या क्या पढ़ा है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले 2023 से कराऊंगा, फिर 2011 ले जाऊंगा, फिर 2020 ले जाऊंगा, आपको एकदम मिक्स फील दूंगा। ठीक है, कि कैसा हो रहा है। 2023 में आप 9:30 पे नहा धो के सुबह सुबह बैठे हो, प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आ गया, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज न्यूट्रिएंट्स। आप हंसोगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स तो बह जाते हैं, है ना, रिच तो होता ही नहीं है, रिच तो कहीं से नहीं है ना। आप कहोगे नो नो नो। ठीक है, जैसे आपने नो नो कहा तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन आ गया, +2 मिल गया, आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन अब हम PYQ कर रहे हैं तो सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। द हाई टेम्परेचर बिल्कुल होता है, मॉइस्चर बिल्कुल होता है, कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही दे रहा है कि डिकम्पोज होता है, बट न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है, क्योंकि रेन की वजह से ये सब बह जाता है ना, रेन की वजह से
बह जाता है, जैसे आजकल लोग रील्स और टिकटॉक में बह जा रहे हैं। नेक्स्ट 2011 में आया क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड। आपने कहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको काट दिया। इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, है ना। रीजनरेट होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तभी तो आप कोई भी क्रॉप या कोई भी पेड़ उगा पाओगे। तो पूछ रहा है कि रीजन, बिकॉज, वाई दिस इज हैपनिंग, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, बट आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। प्रोपागेल्स ऑफ द ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी, ये पता नहीं क्या फालतू ऑप्शन है। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, नहीं, वरना 200 फीट तक कैसे जाते हैं ना, सोचो इसको, क्वेश्चन करो वहाँ बैठ के। एक्जॉटिक स्पीसीज इन्वेड, ये फालतू है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, बिल्कुल ए, है ना, कि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है भाई तो कहाँ से ग्रो होगा। अगर 2001 में ये पढ़ के गए होते आप तो ये कर नहीं ले जाते। अभी और दिखाऊंगा आगे। चलो 2003 में नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक द टेम्परेट फॉरेस्ट से कंपेयर कर रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन ईल्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो, फॉर सेवरल ईयर्स इवन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब इसने बिल्कुल हद ही कर दी। इसने बोला कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैं क्या करूँगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करूँगा, मतलब साल के 3 क्रॉप्स उगाऊंगा। फॉर सेवरल ईयर्स मतलब कई सालों तक उगाता रहूँगा। विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर मतलब कि ये चाह रहा है कि काटो मुझे मत छोड़ो, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग और आर इज़ ट्रू, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो आप सेवरल ईयर्स तक कैसे कर पाओगे, है ना। सो बिल्कुल बहका रहा है आपको। एपीफाइट्स आर द प्लांट्स, देखो हमने पढ़ा था ना एपीफाइट्स के बारे में, विच डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स, है ना। एपीफाइट्स अच्छा प्लांट है, इसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको बस PYQ में एक सपोर्ट चाहिए और आप इसके बाद खुद से करोगे, खुद से एक्सप्लोर करोगे, खुद से ऑप्शंस ढूंढोगे, खुद से अपने नोट्स बनाओगे। दैट इज़ व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू। 3 बज रहा है, देख रहे हो, अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। सो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा बनो और अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं सेल्फ एक्सप्लोर करो, है ना। आत्मदीपो भव, बी योर ओन लाइट, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने एवरग्रीन पढ़ा है ना। एवरग्रीन कहाँ पढ़ा था हमने कि 5 से 10 के आसपास होता है। तो इंडिया में 5 से 10 डिग्री के आसपास कौन सा इलाका है, अंडमान निकोबार, है ना। यहीं पे 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल वगैरह की चीज़ें पढ़ते हैं हम। तो 8 डिग्री 9 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड ही तो है। तो ये अपना हो गया, ठीक। 2015 का डी ऑप्शन, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन भी पाए जाते हैं, डिसिडियस भी पाए जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी बायोडाइवर्स रिच एरिया। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। चलो ये क्वेश्चन पॉज करो और ऑप्शंस बताओ कौन कौन से सही होंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ठीक है। पॉज करो, आई विल वेट। चलो, आई होप कि आपने किया होगा। 2013 का क्या पूछ रहा है, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कैनोपी, है ना। थिक कैनोपी हमने पढ़ा था, ये कीवर्ड कहाँ गया, थिक कैनोपी, है ना। तो नोट्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं बिल्कुल यूजलेस नहीं है, ये PYQ से ही आए हुए हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, हमने पढ़ा था ना कि टिम्बर बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज एक साथ होती हैं। और कल के PYQs में हमने ये भी पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो रेन फॉरेस्ट है, उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है ना। वो एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटी ऑफ एपीफाइट्स, एपीफाइट्स तो कीवर्ड ही है सीधा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मारने का, ठीक है। तो 1, 2 and 3, सो ऑल 3 हो जाएगा, ठीक। ऑल 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें यहाँ पे इसने पूरी कथा दे दी। क्या बोल रहा है, ईच डे इज मोर और लेस द सेम। क्या पढ़ा था हमने कि जो टेम्परेचर है ना, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, मोर और लेस सेम मतलब 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाएगा। बारिश हमेशा हो रही है, थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मतलब मोर और लेस सेम बातें हो रही हैं, ठीक। चलो क्या बोल रहा है, ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर, सुबह सुबह उठे आप, ब्राइट विद द सी ब्रीज, सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, द रेन कम्स, थंडर लाइटनिंग, रेन इज ओवर सून। वही जो हमने वो पूरा सीक्वेंस पढ़ा था वही इसने उठा के दे दिया, ठीक है।
सो अपना इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात कर रहा है। नेक्स्ट 2021 में क्या बोला इसने, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम्स एंड एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। ठीक है, apart from the trees the vegetation is largely composed of plants from that reach up into canopy, कीवर्ड हो गया, by climbing the trees or growing as a epiphytes, कीवर्ड हो गया है ना, ये देखो कीवर्ड्स पढ़ो, canopy, epiphytes, litter decompose faster है ना, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक, सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, हमने ये पढ़ा था ना कि जो ग्राउंड होगा उस पर लेस ग्रोथ होगी क्योंकि सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। सो दीज ऑल आपको कीवर्ड्स जब ऐसे दिख गए तो आपको पता चल गया कि किसकी बात कर रहा है, अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक, सो ये था आपका बेसिक एंड बियॉन्ड का फर्स्ट झलक है, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा। अब इसमें हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें सारे बायोम्स और जो बाकी के टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, टाइप ऑफ क्लाइमेट से 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ें जानेंगे, अच्छे से याद करेंगे, और इस तरह के 1 पेजर नोट्स अपने पास होने चाहिए ताकि हम उसको क्विकली रिवाइज कर सकें। अच्छा, ये 1 पेजर वाला नोट्स मैं इसी में पेस्ट करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, बट जब ये फिनिश हो जाएगा तब, अभी नोट्स के लिए हल्ला मत करना। ठीक है, मैं जैसे ही हो जाएगा मैं आपको पहुंचा दूंगा, और अभी के लिए आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि जो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं एक बार आप ये नोट्स वापस से देखो, रिवाइज करो और याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट लेक्चर रख रहा हूँ। नेक्स्ट में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे सारे बायोम, सारे फॉरेस्ट, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि इनका जो बिजनेस होता है वो किस तरह का होता है, और कुछ तरह के ट्राइब्स के नाम वाम वो मैं थोड़े से जीसी लियोंग से करा दूंगा आपको, और एनसीईआरटी तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक, तो ये था, और इसको मैं एनवायरनमेंट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब आगे इसी से मैं एनवायरनमेंट कनेक्ट करूँगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें ही कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ़ यस देन यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कुछ ना कुछ बोल के जाओ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो, बाय।